हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स में। तो आज हम लोग रसायन विज्ञान क्लास 9 जो शुरू किए थे उसी का अगला कड़ी जो परमाणु अणु के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आज परमाणु की संरचना के बारे में। तो जो परमाणु की संरचना में हम लोग मूल रूप से देखेंगे कि परमाणु के अंदर क्या है और परमाणु के अंदर जो भी चीज़ें हैं उस कंक्लूजन तक वैज्ञानिक कैसे पहुंच पाए। तो परमाणु के अंदर क्या है, आप बखूबी जानते हैं कि परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है जैसा कि आप देख सकते हैं, और परमाणु के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो भी आपको दिख रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक में होते हैं दो चीज़, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सभी कंक्लूजनों तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने इतने मॉडलों का प्रयोग किया और कालक्रम के अनुसार उन मॉडलों की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत ही जरूरी और महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परमाणु का पहला मॉडल, तो पहला मॉडल है हमारा थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जो कि जे थॉमसन के द्वारा दिया गया है। परमाणु के अंदर क्या है, इस सवाल का जवाब 1897 में जे थॉमसन ने देने की कोशिश की थी। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं और पहला वैज्ञानिक मॉडल पेश किए जिससे परमाणु के आंतरिक ढांचे का विचार हुआ। तो भले ही यह मॉडल बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं रहा, बहुत ज़्यादा काम का नहीं रहा, लेकिन यह शुरुआत जरूर था। थॉमसन ने अपने मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा। अब प्लम पुडिंग मॉडल क्या है? प्लम पुडिंग ब्रिटेन में एक खाने का सामान होता है जो कि केक की तरह होता है, क्रिसमस टाइम में भी बनाया जाता है। और इसमें से क्या होता है, इसमें से जो केक आप देख सकते हैं, केक होता है और कुछ किशमिश और कुछ और भी चीज़ें जो मेवे होते हैं वे बाहर से लटकाए हुए या बाहर से डाले हुए होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस मॉडल को उससे तुलना किया। उन्होंने बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, यानी पूरा परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज है और इस गोले के अंदर जो ऋणावेशित चार्ज हैं यानी इलेक्ट्रॉन हैं, नेगेटिव चार्ज हैं, वो ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे पुडिंग में किशमिश बिखरे हुए होते हैं। तो जो किशमिश वगैरह जो डाला जाता है तो किशमिश का मात्रा कम होता है, तो उसी तरह से नेगेटिवली चार्ज जो है वो कम जगह में होते हैं और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा जगह में। यह मॉडल कहता है कि धनावेश और ऋणावेश दोनों संतुलित अर्थात बराबर रहते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रिकली यानी विद्युत रूप से परमाणु न्यूट्रल यानी तटस्थ रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो मेन पार्ट है, ज़्यादा हिस्सा है वो धनावेशित गोला है, केक का गाढ़ा हिस्सा, और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो है सूखे मेवे जैसे किशमिश। तो इस मॉडल का विचार हम लोग इस माध्यम से कर सकते हैं जो कि थॉमसन के द्वारा दिया गया है। अब जो थॉमसन मॉडल की क्या खासियत हैं और क्या इसकी खामियां हैं कि आगे और भी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत पड़े। तो मॉडल की विशेषताएं, पहला विशेषता तो परमाणु के अंदर धनावेशित और ऋणावेशित दोनों कण होते हैं। दूसरा विशेषता, इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में बिखरे हुए होते हैं, कहीं कहीं होते हैं, और परमाणु का कुल आवेश यानी टोटल चार्ज तटस्थ यानी न्यूट्रल होता है, कुल चार्ज परमाणु का 0 होता है। अब इसकी खामियों का अगर बात करें, सीमाओं की, तो पहला सीमा तो यह है कि इसके बाद जो खोज हुआ, तो इसके बाद के खोज में हालांकि थॉमसन का परमाणु मॉडल महत्वपूर्ण था लेकिन यह सही नहीं था। रदरफोर्ड ने इसे गलत साबित किया और उन्होंने अपने प्रयोग में पाया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, जबकि यह बात थॉमसन मॉडल में नहीं बताई गई थी। आप देख सकते हैं रदरफोर्ड मॉडल का चित्र, इसमें परमाणु का अधिकांश भाग खाली है और धनावेशित या धनावेशित कण परमाणु के केंद्र जिसे नाभिक कहा गया उसमें स्थित है, जबकि यह बात थॉमसन मॉडल में नहीं बताई गई थी। लेकिन थॉमसन मॉडल में यह बात जरूर सही बताई गई थी कि परमाणु का कुल आवेश तटस्थ होता है। तो अब हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की ओर बढ़ते हैं। तो रदरफोर्ड अपना मॉडल कैसे बनाया, तो मॉडल बनाने के लिए अल्फा कण प्रकीर्णन किया। अल्फा कण प्रकीर्णन क्या है वो भी हम लोग देखेंगे, और एक परमाणु मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड जिन्हें परमाणु भौतिकी यानी फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, परमाणु भौतिकी के जनक कहा जाता है, 1911 में अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। तो उसमें क्या है, रदरफोर्ड अपने छात्रों गाइगर और मार्सडन के साथ यह प्रयोग किया। इस प्रयोग में वो क्या किए कि एक सोने की पतली पन्नी लिए, पतली पन्नी मतलब कागज से भी पतला, जिसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन हो, और वहां से अगर कुछ गुजारा जाए, कुछ किरणें जैसे अल्फा कण, तो वहां से पार हो जाए। अगर हम दीवार इतना मोटा कोई चीज़ लेते हैं तो वहां से तो पार होने से रहा, इसलिए बहुत पतला लिया गया। और कितने कण पार होते हैं, कितने पार नहीं होते, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया। इस प्रयोग में उन्होंने एक पतली सोने की पन्नी को रखा, जैसा कि आप बीच में ये जो आकृति है उसके बीच में देख सकते हैं, सोने की पतली पन्नी, गोल्ड फॉइल। उस पर अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल।
जो कि प्लस चार्ज वाला पार्टिकल को अल्फा कण कहते हैं, उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण बिना किसी अवरोध के यानी बिना किसी रुकावट के पन्नी को पार कर गए। कुछ कण हल्के मुड़ गए और कुछ वापस हो गए। तो इस प्रकार वो प्रयोग में वो पाए, और वो प्रयोग कैसे किए थे उसको हम लोग देखते हैं। उस प्रयोग में आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका जो 1 नंबर जो दिख रहा है वहाँ से अल्फा कण किरणों का वो स्रोत है, और बाकी जो आपका राउंडिंग दिख रहा है वो आपका फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जहाँ आप डिटेक्ट कर सकते हैं। बीच में जो 2 नंबर आपको दिख रहा है वो आपका गोल्ड फॉइल है, और जो गति करता हुआ दिख रहा है वो आपका है अल्फा कण। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ऐसा किया, और वो जो ब्लॉक है वो क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ जब हम लोग लेंगे जो 1 नंबर में दिया हुआ है वो वाला चीज, तो उसको लेने के बाद क्या होगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ लेने पर कि वहां से तीनों प्रकार की किरणें निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा। तो वहां ब्लैक जो यूज किया गया है वो ब्लॉक करने के लिए है, तो वो ब्लॉकेज के लिए यूज किया गया है वो चीज, और इसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इससे केवल अल्फा कण निकलेगा, बाकी कणों को वो ब्लॉक कर देगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ इस प्रकार का बनाया गया है आपका सिस्टम जिससे ये प्रयोग किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि इस प्रयोग का क्या कंक्लूजन रहा होगा। तो इस प्रयोग में आप देख पाएंगे कि इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्केल का यूज किया। जो आपको गोला गोला जो दिख रहा है वो आपका एटम है। अब देखिए जब ऑन किया गया आपका अल्फा पार्टिकल का सिस्टम, तो यहाँ से ज़्यादातर किरणें पार हो जा रही हैं, और कुछ किरणों को आप मुड़ते हुए भी देख सकते हैं। कुछ किरणें मुड़ रही हैं और कुछ ज़्यादा मुड़ रही हैं, कुछ कम मुड़ रही है, लेकिन ज़्यादातर पार हो रही है। अगर नाभिकीय स्केल पर हम लोग देखें तो नाभिक में कोई नहीं टकरा रहा है, नाभिक से सब हट रहा है दूर। तो इस प्रकार रदरफोर्ड अपना इस अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में यह कंक्लूजन पाया कि ज़्यादातर कण पार हो जा रहे हैं, और ज़्यादातर कण पार हो जा रहे हैं इसका यह मतलब है ज़्यादातर कण पार होने का कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, और कोई एक कण आपको टकरा के आते हुए अभी दिखा होगा स्क्रीन में, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये बहुत कम कण, जैसे 8,000 में, 20,000 में, 15,000 में, 10,000 में कोई एक कण ही वापस आ पाता है, अब बाकी सारे कण पार हो जाते हैं। अब ये 2 स्केल में आपने देखा, एक न्यूक्लियर स्केल और एक एटॉमिक स्केल। न्यूक्लियर स्केल जो आप एटॉमिक स्केल 10 के पावर -10 मीटर, और न्यूक्लियर स्केल 10 के पावर -13 से 15 मीटर। तो चलिए इसका कंक्लूजन अब हम लोग लिखित रूप से देखते हैं। रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन और परमाणु मॉडल। इन अवलोकनों से रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि रदरफोर्ड क्या निष्कर्ष निकाले कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। परमाणु के केंद्र में एक छोटा सघन और धनावेशित भाग होता है जिसे उन्होंने न्यूक्लियस यानी नाभिक कहा। तो ये भी आप घूमते हुए देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। उन्होंने बताया कि परमाणु में नाभिक का लगभग पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है, यानी 99.99% ऑफ मास जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उस पर जमा होता है नाभिक पर, यानी पूरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन को हटा के भी तोलेंगे तो वजन वही निकलेगा, 0.01% का फर्क आएगा। तो इस प्रकार रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन जो है इसका यह निष्कर्ष निकाला गया। अब रदरफोर्ड मॉडल जो है वो क्या है। हालांकि रदरफोर्ड मॉडल क्रांतिकारी था, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं थी, जैसे यह नहीं बता सका कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरते। देखिए नाभिक में होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, तो प्लस माइनस तो दोनों खींच के, प्लस और माइनस दोनों खींच के एक दूसरे से लटक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। परमाणु का अस्थायित्व यानी परमाणु स्टेबल क्यों है, स्थिर क्यों है, यह बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये रहा रदरफोर्ड मॉडल की सीमाएं। अब इस मॉडल के आगे जब हम लोग बढ़े तो आया बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या है। 1913 में नील्स बोर ने एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जिसने परमाणु की संरचना को समझने में नई दिशा दी। तो नील्स बोर उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में सुधार करते हुए एक नया सिद्धांत पेश किया जो क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक परमाणु के केंद्र में एक छोटा सघन और धनावेशित भाग होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का परिक्रमा पथ यानी इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित दिशाओं में घूमते हैं जिसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो जो आपका निश्चित दिशा में जो घूम रहा है एक कक्षा में, उसे हम लोग ऊर्जा स्तर का संज्ञा भी देते हैं। तो बोर का परमाणु मॉडल हम लोग देखते हैं। बोर मॉडल की कुछ खास बातें क्या हैं कि बोर मॉडल में
स्थिर कक्षाएं यानी स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं और इन कक्षाओं में ऊर्जा का कोई उत्सर्जन या कोई अवशोषण नहीं होता। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक तय रास्ता होता है और वही रास्ता में वो घूमते हैं, जैसे पहला कक्षा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप देख सकते हैं। और ऊर्जा जो होता है प्रत्येक कक्षा का एक लेवल होता है, एनर्जी लेवल। प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है। नाभिक के पास जो कक्षाएं हैं उनकी ऊर्जा कम होती है और दूर जाने पर ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो इसमें स्टेशनरी ऑर्बिट यानी कक्षाओं का कॉन्सेप्ट है, जो कि आपका सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रहों की टाइप है। और उसके बाद नाभिक के पास की जो कक्षाएं हैं उसमें ऊर्जा कम और दूर वाले में ऊर्जा ज्यादा होती है। बोर मॉडल की और कुछ खास बातें क्या है कि ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण कैसे होता है उसको बताते हैं। जब ऊर्जा एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, तो ऊर्जा का या तो उत्सर्जन होगा या तो निकलेगा ऊर्जा, या तो ऊर्जा लगेगा। कब लगेगा कब निकलेगा वो आपको बताएं। जब लोअर लेवल से हायर लेवल में अगर जाएगा, लोअर से हायर में जाने के लिए ऊर्जा का जरूरत पड़ेगा और हायर से लोअर आएगा तो ऊर्जा निकलेगा। और यह ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश के रूप में या रेडिएशन के रूप में होगा, जिसका सूत्र E = hν से निर्धारित किया जाता है। कक्षाओं का जो नाम होगा वो कक्षा में जो पहला कक्षा नाभिक के करीब जो होगा उसका नाम K होगा। पहला कक्षा का नाम K होगा, दूसरा का नाम L होगा, तीसरा का M होगा, चौथा का N होगा। इस प्रकार से कक्षाओं का अलग अलग नाम रखा जाएगा। तो यह है बोर मॉडल की विशेषताएं। अब बोर-बरी रूल। अब बोर मॉडल में जैसे इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग गिनती के होंगे, तो कौन सी कक्षा में कितने होंगे ये हम लोग बताते हैं। बोर-बरी नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न शेलों में कैसे व्यवस्थित या कैसे वितरित होते हैं। प्रत्येक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² हो सकता है, यानी अगर n कक्षा की संख्या है तो 2n² से ज़्यादा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर पहला कोष K है जिसके लिए n = 1 है, तो 2n² में आपका 1 का स्क्वायर गुनी 2, तो 1 का स्क्वायर 1 गुनी 2, 2 इलेक्ट्रॉन पहला में पकड़ेगा। और दूसरा में अगर आप देखिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा। तीसरा में 3 3 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा। और चौथा में आपका 4 चौके 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन आपका पकड़ेगा। तो इस प्रकार से 2 8 18 32 ये आपको याद रखना है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो विभिन्न शेलों में भरी जा सकती है। इससे अधिक आप नहीं भर सकते। और नियम यह भी है कि बाहरी कक्षा में आप 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते। इसे ऑक्टेट का नियम या अष्टक का नियम कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग किसी अगले क्लास में सीखेंगे तो उस दौरान हम लोग देखेंगे कि कौन सी कक्षा में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब परमाणु मॉडलों का निष्कर्षतः हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 में जे टॉमसन द्वारा की गई थी। यह आपका इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा ग्रीन कलर से। परमाणु का नकारात्मक चार्ज इलेक्ट्रॉन में होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ हिंदी में लिखा गया है नकारात्मक। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत कम होता है और इसका वजन 9.11 × 10⁻³ kg होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं और इनका एक ऊर्जा स्तर होता है, जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं। इलेक्ट्रॉन के पास एक ऊर्जा स्तर होता है और इनका स्थान और ऊर्जा परमाणु के अन्य गुणों को निर्धारित करते हैं। दूसरा हमारा कण है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन नाभिक में होता है और नाभिक में प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन की खोज 1917 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। यह परमाणु के नाभिक का मुख्य घटक होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है, 1.67 × 10⁻27 किलो। प्रोटॉन की संख्या किसी तत्व के परमाणु तत्व को पहचानने में मदद करती है और प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, आगे क्लास में भी आपको बताया जाएगा, लेकिन जो प्रोटॉन की संख्या है वही है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या से मुराद प्रोटॉन की संख्या है। तीसरा आपका न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक का एक मुख्य भाग होता है जो कि प्रोटॉन के साथ होता है नाभिक में। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक द्वारा की गई। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसका नाम भी न्यूट्रॉन है। न्यूट्रल मतलब जीरो, यानी यह न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के समान अर्थात 1.67 × 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों के साथ रहते हैं और नाभिक की स्थिरता बनाए रखने में मदद करते हैं। नाभिक का स्थिरता बनाए रखने में न्यूट्रॉन ही मदद करता है, न्यूट्रल का ही काम है। न्यूट्रॉन का इसे न्यूट्रल करके रखता है। अब परमाणु मॉडलों का एक बार हम लोग क्विक सारांश देख लेते हैं। ये रहा आपका टॉमसन का मॉडल
और थॉमसन का मॉडल में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं और पॉजिटिव चार्ज पूरे को बोलते हैं हम लोग। इसे प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल का संज्ञा भी दिया जाता है। आप तरबूज से भी इसका तुलना कर सकते हैं। तरबूज के दाने इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, और लेकिन इसका जो आधिकारिक नाम है वो प्लम पुडिंग मॉडल है, इसे याद रखिएगा। दूसरा हमारा है रदरफोर्ड का मॉडल, जिसमें परमाणु के अधिकतर भाग को खाली बताया गया, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हुए पाए गए और बीच में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक में परमाणु का 99.99% ऑफ मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट न्यूक्लियस। तो ये भी आपका इसका निष्कर्ष है। और तीसरा आपका है बोर एटॉमिक मॉडल। तो ये नाइट्रोजन एटम के लिए दिखाया गया है बोर एटॉमिक मॉडल, जिसमें बीच में न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी एक निश्चित कक्षाएं होती हैं और ये सभी एक खास ऊर्जा से चल रही होती है। तो ये रहा आपका परमाणु के अंदर का हाल। तो चलिए इनसे जुड़े हम लोग कर लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल। तो परमाणु की संरचना से जो पहला सवाल है वो है आपका थॉमसन ने परमाणु मॉडल को क्या कहा। ऑप्शन ए वाटरमेलन मॉडल, ऑप्शन बी प्लम पुडिंग मॉडल, ऑप्शन सी न्यूक्लियर मॉडल, ऑप्शन डी सोलर सिस्टम मॉडल। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका वो है प्लम पुडिंग मॉडल। तो थॉमसन ने परमाणु में धनात्मक चार्ज को पूरे क्षेत्र में फैला होना बताया और नकारात्मक इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे हुए रूप में बताया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, रदरफोर्ड के प्रयोग में किस कण का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए बीटा कण, ऑप्शन बी अल्फा कण, ऑप्शन सी गामा कण और ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो है अल्फा कण। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन आपको पता ही है, जिसमें न्यूक्लियस का खोज हुआ। और इन सवालों को देखते वक्त आप ये जरूर कैलकुलेट करते जाएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है, क्योंकि आपने थ्योरी सेक्शन पढ़ लिया है। तीसरा सवाल, थॉमसन मॉडल का मुख्य दोष क्या था। ऑप्शन ए न्यूक्लियस का न होना, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की स्थिरता, ऑप्शन सी ऊर्जा स्तर की जानकारी न होना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उसका मेन दोष जो है वो उपरोक्त सभी है, क्योंकि न्यूक्लियस उसमें कॉन्सेप्ट नहीं था, बाकी इलेक्ट्रॉन की स्थिरता के बारे में भी जानकारी नहीं और ऊर्जा स्तर की भी जानकारी नहीं दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, रदरफोर्ड ने परमाणु का कौन सा हिस्सा खोजा। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड असल में ए और डी दोनों की खोज करता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आपको मिले तो इसका सही जवाब न्यूक्लियस होगा, क्योंकि रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें न्यूक्लियस की चर्चा है। अगला प्रश्न, बोर मॉडल ने किसकी व्याख्या की। ऑप्शन ए ऊर्जा स्तर, ऑप्शन बी परमाणु की स्थिरता, सी इलेक्ट्रॉन की कक्षा और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो होगा सभी। ऊर्जा स्तर, परमाणु की स्थिरता, इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी ऑर्बिट, इन सभी चीज़ों के बारे में बोर मॉडल में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षा में कैसे चलते हैं। ए यादृच्छिक यानी इधर उधर, बी निश्चित कक्षाओं में, सी वक्र रेखा में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा निश्चित कक्षाओं में, जिन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है। ए ठोस, बी खाली, सी तरल और डी गैसीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खाली। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। यह रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन से साबित हुआ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, थॉमसन मॉडल को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था। ए 1897, बी 1904, सी 1911 और डी 1920। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है 1904। हालांकि जो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की वो 1897 में की, लेकिन इस मॉडल का प्रस्तावित वर्ष पूछा हुआ है, इसीलिए इसका जवाब आपको पीछे से बदला हुआ नजर आ रहा होगा, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, रदरफोर्ड मॉडल किस पर आधारित था। ऑप्शन ए कैथोड किरणें, बी अल्फा कणों का प्रकीर्णन, सी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फा कणों का प्रकीर्णन। रदरफोर्ड का मॉडल अल्फा कण प्रकीर्णन पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 10, बोर मॉडल के अनुसार ऊर्जा स्तर को क्या कहा जाता है। ए ऑर्बिटल्स, बी शेल्स, सी सब सेल्स और डी न्यूक्लियस। इसका सही जवाब है शेल यानी कक्षाएं, अर्थात स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसे KLMN कहा गया। क्वेश्चन नंबर 11, थॉमसन मॉडल में इलेक्ट्रॉनों को किसके साथ तुलना की गई। ए बूंद, बी कण, सी किशमिश और डी परमाणु। तो यह थॉमसन किससे
तुलना किए, उसका बात पूछा गया है। तो इसका सही जवाब आपको पता है कि किशमिश। तो थॉमसन मॉडल में इलेक्ट्रॉनों को धनात्मक चार्ज में बिखरे हुए किशमिश के रूप में दिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 12, रदरफोर्ड प्रयोग में कौन सा तत्व उपयोग किया गया था? ए सोना, बी चांदी, सी प्लेटिनम और डी कॉपर। तो इसका सही जवाब है सोना। रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन में गोल्ड फॉइल यानी सोने की पतली पन्नी का उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 13, बोर मॉडल में कक्षाओं को क्या कहा जाता है? ए ऊर्जा स्तर, बी न्यूक्लियस, सी उप कक्षाएं और डी इलेक्ट्रॉनिक कक्षाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा स्तर। बोर मॉडल में कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा गया। क्वेश्चन नंबर 14, रदरफोर्ड मॉडल का मुख्य दोष क्या था? ए न्यूट्रॉन की अनुपस्थिति, बी ऊर्जा उत्सर्जन, सी स्थिरता की कमी और डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रदरफोर्ड मॉडल का मुख्य दोष वो होगा स्थिरता की कमी, यानी यह ये नहीं बता पाया कि परमाणु स्टेबल कैसे होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, किसने पहली बार परमाणु में न्यूक्लियस की खोज की? ए थॉमसन, बी रदरफोर्ड, सी बोर, डी चैडविक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड में न्यूक्लियस अर्थात नाभिक की खोज की। क्वेश्चन नंबर 16, बोर मॉडल ने किस सिद्धांत को स्पष्ट किया? ए द्रव्यमान संरक्षण, बी स्थिरता सिद्धांत, सी ऊर्जा स्तर सिद्धांत, डी न्यूटन का गति नियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा स्तर सिद्धांत। बोर ने यह बताया कि परमाणु कोई खास कक्षाओं में चलते हैं जिनके एक विशेष ऊर्जा स्तर होती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, थॉमसन मॉडल में धनात्मक चार्ज कहाँ होता है? ए न्यूक्लियस, बी पूरे परमाणु में, सी कक्षाओं में और डी केवल केंद्र में। इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका पूरे परमाणु में। पूरे परमाणु में धनात्मक चार्ज बिखरे हुए होते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, बोर मॉडल ने किस नियम की व्याख्या की? ए ऑक्टेट नियम, बी द्रव्यमान संरक्षण, सी प्लैंक क्वांटम नियम और डी न्यूटन का गति नियम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्लैंक क्वांटम नियम। ये आपको पीछे नहीं बताया गया है। प्लैंक क्वांटम नियम जो है ये बोर मॉडल में इस प्रकार से व्याख्या है कि जब परमाणु में आपका कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन या अवशोषण होता है तो उस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन और अवशोषण प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 19, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण कहाँ गए? ए परावर्तित हो गए, बी विक्षेपित हो गए, सी सीधा निकल गए, डी न्यूक्लियस में समा गए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीधा निकल गए, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, रदरफोर्ड के अनुसार न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी तटस्थ और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा धनात्मक। न्यूक्लियस का चार्ज रदरफोर्ड के अनुसार धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 21, बोर मॉडल किस पर आधारित था? ए इलेक्ट्रॉनिक संरचना, बी न्यूक्लियस के गुण, सी ऊर्जा स्तरों की अवधारणा, डी इलेक्ट्रॉन की स्थिरता। इसका सही जवाब है ऊर्जा स्तरों की अवधारणा। बोर मॉडल ऊर्जा स्तरों की अवधारणा पर आधारित था। 22वां नंबर, थॉमसन ने किस कण की खोज की? ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन और डी न्यूक्लियस। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? ए न्यूक्लियस में, बी कक्षाओं में, सी पूरी तरह स्थिर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा कक्षाओं में। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में होते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस तरह से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं? ऑप्शन ए किसी भी समय, ऑप्शन बी केवल कक्षा बदलने पर, सी केवल न्यूक्लियस के पास और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? केवल कक्षा बदलने पर बोर मॉडल के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, वो भी तब जब हायर से लोअर में आए तब ऊर्जा वो देगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु के आकार में क्या होता है? यह अणु के आकार से बड़ा होता है, न्यूक्लियस के आकार से बड़ा, वर्टिकल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये थॉमसन मॉडल के अनुसार पूछा गया है। उस दौरान क्या क्या सोच था? उस दौरान यह अणु के आकार से बड़ा माना गया। क्वेश्चन नंबर 26, रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक का आकार परमाणु के आकार से कितनी छोटी होती है?
नाभिक का आकार परमाणु से कितना छोटा है? 100 गुना छोटा, 1000 गुना छोटा, लाख गुना छोटा या 10 गुना छोटा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1 लाख गुना छोटा, यानी 10 के पावर 5 गुना छोटा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु का आकार क्या होता है? ए बहुत छोटा, बी बहुत बड़ा, सी बहुत ही बड़ा और डी बड़े आकार का। तो परमाणु का आकार क्या होता है? तो परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, जो कि नैनोमीटर में होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, बोर मॉडल में ऊर्जा स्तर का परिवर्तन क्या करता है? यानी ऊर्जा स्तर में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? ए ऊर्जा का उत्सर्जन, बी गति का परिवर्तन, सी कक्षाओं की वृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा का उत्सर्जन। तो ऊर्जा स्तर में परिवर्तन से ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण दोनों में से कोई एक होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, थॉमसन मॉडल किसके द्वारा सुधारित किया गया? यानी इस पर मॉडिफिकेशन कौन किया? ए बोर, बी चैडविक, सी रदरफोर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है रदरफोर्ड, क्योंकि थॉमसन मॉडल के जस्ट बाद रदरफोर्ड मॉडल आया सुधार करके। क्वेश्चन नंबर 30, रदरफोर्ड के प्रयोग में कौन सा कण सिद्धांत रूप से विक्षिप्त नहीं हुआ? कौन सा कण विक्षिप्त नहीं हुआ? ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन और डी अल्फा कण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है अल्फा कण। यानी कौन सा कण नहीं मुड़ा था, विक्षिप्त नहीं हुआ था। तो अधिकतर पार हो गए थे, वो कौन से कणों की बात थी? वो अल्फा कणों की बात थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, बोर मॉडल के अनुसार कौन सी कक्षा सबसे अधिक ऊर्जा वाली होती है? ए के कक्षा, बी एल कक्षा, सी एम कक्षा और डी एन कक्षा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका एन कक्षा। तो सबसे अधिक ऊर्जा वाले इनमें से के एल एम एन, तो जो हाईएस्ट होगा उसी का ऊर्जा ज़्यादा होगा। तो के एल एम एन में से एन की ऊर्जा अधिक होती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु में क्या स्थिति होती है? विद्युतीय स्थिति, इलेक्ट्रिक स्थिति, नाइट्रोजन स्थिति या एक समान चार्ज का वितरण? थॉमसन मॉडल के अनुसार क्या है? तो एक समान चार्ज का वितरण होता है थॉमसन मॉडल के अनुसार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, रदरफोर्ड के अनुसार न्यूक्लियस के भीतर क्या होता है? ए धनात्मक आवेश, बी ऋणात्मक आवेश, सी कोई चार्ज नहीं और डी अपरिवर्तनीय चार्ज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धनात्मक आवेश। क्वेश्चन नंबर 34, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर किस प्रकार के क्षेत्र होते हैं? ए इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, बी स्थिर चार्ज क्षेत्र, सी ऊर्जा स्तर क्षेत्र और डी इन सभी में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऊर्जा स्तर क्षेत्र होगा। बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर ऊर्जा स्तर का क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 35, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है? ए बहुत तेज, बी धीमी, सी सामान्य गति और डी कोई भी गति नहीं। तो इसका सही जवाब है बहुत तेज गति इलेक्ट्रॉन करते हैं, जो कि आपको शुरू में दिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 और 4 क्वेश्चन, थॉमसन ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? ए ऊर्जा का संकुचन, बी स्थिरता सिद्धांत, सी परमाणु सिद्धांत और डी पलम-पुडिंग सिद्धांत। इसका सही जवाब है पलम-पुडिंग सिद्धांत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, रदरफोर्ड मॉडल में न्यूक्लियस का आकार कितना होता है? ए परमाणु के आकार का बड़ा, परमाणु के आकार से छोटा, सी परमाणु के आकार के बराबर, डी कोई भी आकार का नहीं। तो रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस का आकार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, बोर मॉडल में किस कक्षा का ऊर्जा सबसे कम होता है? ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, एन, एम, एल, के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो होगा के, क्योंकि के एल एम एन ऐसे क्रम में बढ़ते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 39, रदरफोर्ड ने किस प्रकार के कणों का उपयोग किया? ए अल्फा कण, बी बीटा कण, सी गामा कण, डी इलेक्ट्रॉन। ये सवाल में दोहराव है लेकिन ऑप्शन अलग है। तो इसका सही जवाब है अल्फा कण। आज का लास्ट क्वेश्चन, बोर मॉडल में ऊर्जा के उत्सर्जन का क्या कारण था? ए न्यूक्लियस का परिवर्तन, बी कक्षा में स्थान परिवर्तन, इलेक्ट्रॉन की गति में वृद्धि या चार्ज में परिवर्तन। तो इसका सही जवाब है कक्षा में स्थान परिवर्तन।
तो कक्षाओं में स्थान परिवर्तन से बोर मॉडल में ऊर्जा का उत्सर्जन संभव हुआ। तो इसी के साथ आज का हमारा जो है रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल और थॉमसन मॉडल और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी देते हुए इसका 40 सवालों का व्याख्या किया गया, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो अगला वीडियो हमारा इसी के आगे होगा, इसी के क्रम में, जिसमें परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।